डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप ने फोड़ा एक और टैरिफ बंद, कहा ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर लगेगा 25% टैरिफ, भारत भी हो सकता है प्रभावित। पटना में नीट छात्रा की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया रेप का आरोप, किया सड़क जाम, जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं। महाराष्ट्र में राज्य चुनाव आयोग ने महायुति सरकार को दिया बड़ा झटका, लड़की बहन योजना के तहत अग्रिम भुगतान पर लगाई रोक, महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर रोक। यूपी में एसआईआर की निगरानी करेगा कांग्रेस की कमेटी, 12 सदस्यीय कमेटी के संयोजक होंगे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। समिति आज से एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी करेगी शुरू। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा, ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को तत्काल प्रभाव से अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आदेश को अंतिम और निर्णायक बताया। ट्रंप के इस फैसले के चलते ईरान पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत ईरान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए भारत के अमेरिकी निर्णय पर यह टैक्स लगेगा। अभी तक इस पर अमेरिकी सरकार ने तस्वीर साफ नहीं की है। बहरहाल पहले से ही भारत पर 25% टैरिफ था। अगर ईरान के साथ कारोबार पर भारत पर भी टैरिफ लगता है तो अब ये 50% हो सकता है। ऐसे में इससे भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, निर्यात घटेगा और अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। ईरान से आयात भी प्रभावित हो सकता है। आपको बताते चले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा, ईरान के साथ व्यापार करने वाले किसी भी देश को तत्काल प्रभाव से अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी प्रकार के व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आदेश को अंतिम और निर्णायक बताया। ट्रंप के इस फैसले के चलते ईरान पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत ईरान का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, इसलिए भारत के अमेरिकी निर्यात पर यह टैक्स लगेगा। अभी तक इस पर अमेरिकी सरकार ने तस्वीर साफ नहीं की है। बहरहाल पहले से ही भारत पर 25% टैरिफ था रूस से तेल खरीदने के लिए। अगर ईरान के साथ कारोबार पर भारत पर भी टैरिफ लगता है तो अब ये 25% हो सकता है। ऐसे में इससे भारतीय उत्पाद अमेरिका में महंगे हो जाएंगे, निर्यात घटेगा और अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ेगा। ईरान से आयात भी प्रभावित हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ट्रंप का फैसला है। देखिए, जिस तरह से ईरान में जनता सड़कों पे उतरी है और जैसी खबरें आ रही हैं कि ईरान के जो शासक हैं खुमैनी, उनके आदेश से इस जनता के जन आंदोलन की हत्या की जा रही है और तमाम लगभग जो आंकड़े आ रहे हैं कि 2000 से ऊपर युवाओं की मौत हो चुकी है सेना के फायरिंग के द्वारा। तो ऐसे में ट्रंप ने पहले भी चेतावनी दी थी कि ईरान ने यदि गोली चलाई तो अमेरिका भी चुप नहीं बैठेगा। उसका कहना है कि ईरान में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाह है और लोकतंत्र की बहाली के लिए अमेरिका हर वक्त प्रयास करेगा। कल देर रात तक अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी की है अपने नागरिकों के लिए कि जो भी नागरिक यदि ईरान में हैं तो वो तत्काल प्रभाव से ईरान छोड़ दें। ऐसे में अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि अमेरिका ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और जल्द ही कुछ न कुछ ईरान पर वो बड़ा कुछ करने वाला है। अमेरिका की इस जंग में इजराइल भी चुप नहीं बैठने वाला है। इजराइल भी अमेरिका की इस जंग में ईरान का साथ देगा। इजराइल तो पहले से ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के खुन्नस खाए हुए है
और ऐसे में जो ईरान के शासक हैं उन्होंने कहा है कि अमेरिका यदि किसी तरह की ईरान के ऊपर आतंकवादी कार्रवाई जो जैसा कि उन्होंने कहा है या हमला करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका के सैनिक अड्डों और इजराइल पर वो निशाना बनाएगा। अब देखने वाली बात है कि ये क्या दुनिया तीसरी विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है या ये जो शुरुआत होती है तो किसकी तरफ से शुरुआत है। तो ये फिलहाल माहौल दोनों तरफ से बिल्कुल तनाव युक्त है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की निगरानी और बेहतर समन्वय के लिए एक हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, सांसद किशोरी लाल शर्मा, सांसद इमरान मसूद, सांसद राकेश राठौर, सांसद तनुज पुनिया, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। इस टीम में 12 अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है ताकि जमीन पर काम की सघन निगरानी हो सके। समिति आज से एसआईआर की प्रक्रिया की निगरानी शुरू करेगी। निगरानी के लिए पहले ही सभी जिलों के कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। समिति जिला और शहरी कांग्रेस के नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर जिन लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं उनके नाम दोबारा सूची में जुड़वाने का कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि समिति रोजाना सभी जिलों से एसआईआर की रिपोर्ट लेकर अपने स्तर से उसकी समीक्षा करेगी। आपको बताते चले, उत्तर प्रदेश में एसआईआर की निगरानी और बेहतर समन्वय के लिए एक हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, सांसद किशोरी लाल शर्मा, सांसद इमरान मसूद, सांसद राकेश राठौर, सांसद तनुज पुनिया, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। इस टीम में 12 अनुभवी नेताओं को शामिल किया गया है ताकि जमीन पर काम की सघन निगरानी हो सके। समिति आज से एसआईआर की प्रक्रिया की निगरानी शुरू करेगी। निगरानी के लिए पहले ही सभी जिलों के कांग्रेस नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। समिति जिला और शहरी कांग्रेस के नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर जिन लोगों के नाम गलत तरीके से मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं उनके नाम दोबारा सूची में जुड़वाने का कार्य करेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जहानाबाद की रहने वाली एक 18 साल की मेडिकल की मेधावी छात्रा जो अपनी आंखों में डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना आई थी, आज उसकी लाश घर लौट रही है। पटना के मुन्ना चौक स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली इस छात्रा की मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन ये केवल एक मौत नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य बन गई है जिसमें हॉस्टल मालिक, पुलिस प्रशासन और निजी अस्पतालों के डॉक्टरों की भूमिका संदेह के घेरे में है। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या की गई है, जबकि प्रशासन इसे नशे की लत और अन्य बीमारी का रूप देने में जुट गई है। परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कारगिल चौक पर भारी हंगामा और प्रदर्शन किया, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और अब तक की जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या कुछ ये मामला है बिहार का, आप हमें विस्तार से बताइए। जी देखिए, कल जो है लगभग जो है जो शव को लेकर जो है उनके परिजनों द्वारा जो है हंगामा किया गया था। उन लोग का कहना था कि इस पर जो है जांच की जाए और पुलिस जो है दोषियों को पकड़े। साथ ही साथ पुलिस का कहना था कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो भी है वो उसमें क्योंकि इस तरह की मामला नहीं आ रही है तो इस वजह से जो है इस पर कुछ ये करना। हाँ, पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है, मगर परिजनों और छात्रों द्वारा जो है लगातार जो है एक ही मांग को लेकर जो है रोड जाम किया गया था। साथ ही साथ कल बहुत जाम होने के बाद जो है पुलिस को अपने बल का थोड़ा सा प्रयोग करना पड़ा था, जाम को हटाने का कोशिश किया गया था। तो इसको लेकर जो है लगातार जो है छात्र जो है और जो उनके जो परिजन है वो लगातार जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं।
और आगे पुलिस भी जो है अपने जांच में जो है रिपोर्ट की तैयारी करिए कि अगर इस तरह का घटना है तो वो भी जांच करके सामने आए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, खास जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनाव के मद्देनजर राज्य चुनाव आयोग ने महायुति सरकार को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने लड़की बहन योजना के तहत जनवरी के अग्रिम भुगतान पर रोक लगा दी है, लेकिन दिसंबर 2025 के बकाया भुगतान की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि राज्य सरकार 14 जनवरी तक लगभग 2.5 करोड़ पात्र महिलाओं को केवल दिसंबर के लिए 1,500 रुपए की राशि वितरित कर सकेगी। लड़की बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को 2024 के राज्य विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है। चुनाव आयोग ने ये रोक विपक्षी दलों की शिकायतों के बाद लगाई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सरकार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस योजना का उपयोग कर रही है। आयोग ने कहा कि नियमित या लंबित किश्तों का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन अग्रिम भुगतान की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आयोग ने क्यों इस पर रोक लगाई है? जिस तरह से आचार संहिता शुरू है, जिसको लेकर महायुति सरकार ने लाडली बहन योजना का जो दिसंबर और जनवरी का दोनों का जो पैसा है वो 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन जो वहाँ पे भेजने का जो है उन्होंने प्लान किया था, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से जो है एक याचिका भी दायर की गई थी और पत्र भी लिखकर इलेक्शन कमीशन को शिकायत की गई थी कि इलेक्शन के मात्र एक दिन पहले ये जो पैसे जो है लाडली बहन योजना के जो दिए जाएंगे तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन होगा और कई लाभार्थियों को इसका जो वोट में भी कहीं ना कहीं इसका जो दुरुपयोग किया जाएगा। तो इसका जो योजना का जो लाभ है वो इलेक्शन के बाद दिया जाए, ऐसा उनका अपील था। हालांकि जिसको देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने ये अपना फैसला सुनाया है कि जो लाभार्थियों को जो पैसा है वो 16 तारीख के बाद दिया जाएगा। तो हालांकि जिसमें ये भी हवाला दिया गया कि जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो लाडली बहन योजना का काफी अहम रोल इसमें बताया गया था। तो इस बार जो महानगर पालिका का चुनाव हो रहा है इसमें भी वोटरों को लुभाने का जो काम है वो ना किया जाए, इसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त दी गई थी। हालांकि उसकी रोक लगाई गई है इस मामले पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सर्वजीत। अगली बड़ी खबर, देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइबर क्राइम से पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटीजन को धोखा देने के हर मामले की जांच जरूरी है और डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सीबीआई को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट ने पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा और अन्य राज्य को जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी देने को कहा था। सीबीआई आज जांच की प्रगति के बारे में कोर्ट को अवगत कराएगी। बताते चले, देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइबर क्राइम से पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटीजन को धोखा देने के हर मामले की जांच जरूरी है और डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सीबीआई को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। कोर्ट ने पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा और अन्य राज्य को जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी देने को कहा था। सीबीआई आज जांच की प्रगति के बारे में कोर्ट को अवगत कराएगी। देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामलों में जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा था। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि साइबर क्राइम से पीड़ितों, खासकर सीनियर सिटीजन को धोखा देने के हर मामले की जांच जरूरी है और डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर सीबीआई को तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।
कोर्ट ने पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हरियाणा और अन्य राज्य को जांच के लिए सीबीआई को मंजूरी देने को कहा था। सीबीआई आज जांच की प्रगति के बारे में कोर्ट को अवगत कराएगी। को बताते चले बड़ी खबर, देश भर में बढ़ते डिजिटल अरेस्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। अगली बड़ी खबर, बहुचर्चित अंकिता भंडारी प्रकरण में ऑडियो वायरल मामले में पूछताछ के बाद आज मंगलवार को उर्मिला सनावर अपने मोबाइल एसआईटी के सामने जमा कराएंगी। एसआईटी मोबाइल व ऑडियो को जांच के लिए आगे लैब में भेजेगी। पिछले दिनों पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बातें सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हलचल तेज हो गई थी। इसके बाद बहादुराबाद और झबरेड़ा थाने में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। पहले से भी कई मामले दर्ज होने के चलते पुलिस कप्तान ने एसआईटी का गठन कर दिया था। बृहस्पतिवार को उर्मिला सनावर से एसआईटी ने पूछताछ की थी, जबकि शुक्रवार को सुरेश राठौर से सवाल जवाब किए गए थे। उर्मिला ने उस दिन अपने मोबाइल फोन जमा करने की जानकारी दी थी। इस संबंध में महामंडलेश्वर स्वामी दर्शन भारती महाराज ने जानकारी दी कि आज उर्मिला सनावर अपने मोबाइल फोन एसआईटी के पास जांच के लिए जमा कराएंगी। को बताते चले बड़ी खबर, बहुचर्चित अंकिता भंडारी प्रकरण में ऑडियो वायरल मामले में पूछताछ के बाद आज मंगलवार को उर्मिला सनावर अपने मोबाइल एसआईटी के सामने जमा कराएंगी। एसआईटी मोबाइल व ऑडियो को जांच के लिए आगे लैब में भेजेगी। पिछले दिनों पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के बीच बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी बातें सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में हलचल तेज हो गई थी। इसके बाद बहादुराबाद और झबरेड़ा थाना में सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पहले से भी कई मामले दर्ज होने के चलते पुलिस कप्तान से एसआईटी का गठन कर दिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।